हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लेस्ट एजुकेशन चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएससी एग्रीकल्चर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का टॉप 50 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बट क्वेश्चन पर आने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, चाहे आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है भोजन का अनिवार्य अवयव है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। जो भोजन का अनिवार्य अवयव है वह क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ईंधन का मतलब जैसे देखिए, गाड़ी वगैरह में ईंधन का काम पेट्रोल करता है, यानी कि उसको चलाने का काम क्या करता है? पेट्रोल करता है। अगर पेट्रोल गाड़ी में नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसी तरह अगर हमारे शरीर में ईंधन यानी कि जो भोजन वगैरह जो पोषक तत्व है वो नहीं रहेगा तो हमारी शरीर विकास नहीं कर पाएगी और उसको चलाने के लिए बहुत ही कठिनाई होगी। तो कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है जल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मानव के शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी हमारा शरीर ढंग से काम कर पाएगा, अगर ऊर्जा नहीं रहेगी तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। सो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो कैप्सूल होता है, जो उसका ऊपरी भाग होता है जिसके अंदर दवाई रहती है, कैप्सूल रहता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है वह किससे बना होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन का, बी है अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी है सेल्यूलोज का और ऑप्शन डी है स्टार्च का। सो फ्रेंड, जो कैप्सूल का आवरण होता है वह स्टार्च का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है मल्टोज, डी है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। जो शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी शर्करा है जिसको हमें ग्रहण करने के बाद तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है किसे ग्रहण करने के बाद। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है मल्टोज एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ग्लूकोज। देखिए, अगर कोई बीमार वगैरह होता है तो उसके शरीर में ग्लूकोज सबसे पहले चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों चढ़ाया जाता है कि सबसे पहले ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है जब कोई बीमार होता है? तो क्योंकि उसके शरीर से एनर्जी ख़त्म हो गई होती है। अगर वह बीमार हो जाता है तो उसके शरीर से एनर्जी लॉस हो गई होती है और उसको इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत एनर्जी देने के लिए उसके शरीर में ग्लूकोज को चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज ही हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन बी है विटामिन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी,
कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है खनिज लवण। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन से पोषक तत्व से मिलती है? तो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है पुनः संग्रह होता है किसके फॉर्म में? ऑप्शन ए है शुगर के फॉर्म में, बी है स्टार्च, सी है ग्लूकोज और डी है ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन में पुनः जाकर संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट का मतलब है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, यानी कि किसी भी प्लेयर को, खिलाड़ी को किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो पूछ रहा है कि जो कोई भी खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है या धावक होता है, उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? ऑप्शन दिया गया है वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो एथलीट को जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वह कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो क्वेश्चन कह रहा है जब हम किसी उस कार्य को, किसी काम को ज़्यादा देर तक कर लेते हैं तो उसके पश्चात उसको करने के बाद हमारी जो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है वह किसकी कमी से होता है या किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी है पेशी तंतु में थोड़ी बहुत टूट फूट, जो पेशी तंतु होती है उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है लंबे समय तक कार्य करने से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज का अवक्षय और ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड का संचय। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का अवक्षय। अवक्षय का मतलब होता है कि कमी। तो देखिए, अगर हमें जो इंस्टेंट ऊर्जा का कार्य रहेगा तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज का। तो वहीं अगर ग्लूकोज कम हो जाता है तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है और जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है। तो ग्लूकोज की कमी से ही हमें ज़्यादा समय तक काम कर लेने से थकान का महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का अवक्षय यानी कि ग्लूकोज की कमी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त ग्लूकोज स्तर होता है वह किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है एचजी में, मिलीमीटर में, एमजी के प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन सी है भाग प्रति मिलियन में और ऑप्शन डी है ग्राम प्रति लीटर में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, भाग प्रति मिलियन मीटर में। तो जो रक्त ग्लूकोज स्तर होता है वह सामान्यतः भाग प्रति मिलियन मीटर में व्यक्त किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर, भाग प्रति मिलियन मीटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रोटीन बनाने के लिए कितनों एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? क्वेश्चन है प्रोटीन बनाने के लिए कितनों एमिनो एसिड का उपयोग करना ज़रूरी होता है? कितना एमिनो एसिड आवश्यक होता है प्रोटीन बनाने के लिए? ऑप्शन ए है 10 एमिनो एसिड, बी है 15 एमिनो एसिड, सी है 20 और डी है 25 एमिनो एसिड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, 20 एमिनो एसिड का जो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 20 एमिनो एसिड आवश्यक होता है किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जो शरीर में ऊतक होता है वह किसके द्वारा बनता है, किससे उसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है विटामिन। तो पूछ रहा है जो शरीर में ऊतक होता है वह प्रोटीन से बनता है या वसा से बनता है, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन से बनता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो शरीर में ऊतक होता है वह प्रोटीन से बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को
क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है शरीर का निर्माण करने वाला, बी है ऊर्जा उत्पादक, सी है विनियामक, डी है स्थूलता वर्धक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में जो है मांसपेशियों को ऊर्जा देता है, तो इसीलिए शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर। प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट होता है, बी है प्रोटीन होता है, सी है लिपिड होता है, या डी एमिनो एसिड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। जो एंजाइम होता है वह मूल रूप से प्रोटीन ही होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, एंजाइम को मूल रूप से क्या कहते हैं? एंजाइम को मूल रूप से प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया होती है उसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन डी है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है एंजाइम और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का वह है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया होती है उसको तेज करने का जो उत्तरदायी पदार्थ है वह है एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17 है। अल्फ़ा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ स्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन ए है रक्त में उपस्थित होता है अल्फ़ा कीरेटिन, बी है त्वचा में उपस्थित होता है, सी में है ऊन में उपस्थित होता है और डी है अंडों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में उपस्थित होता है। जो अल्फ़ा केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है वह त्वचा में मिलता है हमें, यानी कि त्वचा में उपस्थित होता है। सो ऑप्शन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वचा में उपस्थित होता है क्या? अल्फ़ा केराटिन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वह है प्रोटीन, और वह कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 42%, बी है 50%, सी है 60% और डी है 80%। तो प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है और वह कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है 42%, यानी कि सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत है वह है 42%। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है मांस, बी है दूध, सी है चावल, डी है दाल। तो इजी क्वेश्चन है। जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है जिस पदार्थ में वह है ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और प्रोटीन इसमें 1% भी नहीं पाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 19 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन ए है उड़द, बी है चना, सी है मटर, डी है सोयाबीन। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है वह सोयाबीन में पाई जाती है। तो यहाँ पर ना तो उड़द में पाई जाती है, ना ही चने में पाई जाती है, ना ही मटर में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। तो प्रोटीन का सबसे अधिक घटक इन तीन चारों ऑप्शन में कौन सा है? तो सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। लेकिन क्वेश्चन आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके एग्जामिनेशन को सरल बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी कुछ करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें प्रेरणा मिलती है। सपोर्ट करिए, नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा यानी कि 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है, उसके जो विकास को कौन कौन से जो तत्व हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं वह प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक स्थिति, बी है पोषण, सी है हार्मोन और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्थिक स्थिति कैसे बच्चे को विकास के प्रभावित करेगी, तो सबसे ज़्यादा जो उपयोगी तत्व है वह यही है आर्थिक स्थिति, यानी कि जो बच्चे के घर वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो उससे अच्छे से जो पोषक तत्व है मिल पाएंगे, जो फल फ्रूट हैं उसको मिल पाएंगे, जूस वगैरह है मिल पाएगा, और जो उपयोगी जो तत्व हैं बच्चे के विकास के लिए वह मिल पाएंगे। और वह ये सब किससे मिलते हैं, तो पैसे से ही मिलते हैं। अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, बच्चे के परिवार की, तो उसको ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल सकेंगी। तो आर्थिक स्थिति भी एक मेन कारण है बच्चे के विकास को प्रभावित करने का। और बी है पोषण, तो पोषण तो सबको पता है कि पोषण ही नहीं रहेगा तो उसका कैसे विकास होगा। हार्मोन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हार्मोन तो बच्चे के विकास को प्रभावित करता ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट हमारा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। ऑप्शन है लैक्टोज के रूप में, बी है फ्रक्टोज के रूप में, सी है ग्लूकोज के रूप में और डी है सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज के रूप में। जो माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है वह किसके रूप में होता है, लैक्टोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हमारा, शिशु को कृत्रिम आहार किस स्थिति में दिया जाता है। ऑप्शन ए है जब माता किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो, बी है जब माता को बुखार हो, सी है जब माता के स्तनों में कोई रोग हो, डी है उपर्युक्त सभी। यानी कि जब शिशु को माँ का दूध नहीं दिया जाता है, उसके बजाय कुछ दूसरा आहार दिया जाता है, यानी कि कृत्रिम आहार दिया जाता है, तब वह किस स्थिति में दिया जाता है। जब माँ के संक्रामक रोग हो या बुखार हो, स्तनों में कोई रोग हो, तो ये सारी चीज़ें होने पर ही जो शिशु है उसको कृत्रिम आहार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शिशु को कृत्रिम आहार कब दिया जाता है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, ये देख लीजिए कट चुका है तो इसका थोड़ा पीपीटी प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको मैं आगे बता दूंगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य कार्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है जिनेवा, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह WHO का जो मुख्य कार्यालय है वह जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का भारत में मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो WHO का जो भारत में मुख्यालय है वह कहाँ पर है। ऑप्शन है चेन्नई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या मुंबई में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है भारत में वह कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, यूनिसेफ का कार्य क्या है। यूनिसेफ का क्या कार्य है। ऑप्शन है वन्य पशुओं की सुरक्षा करना, जो जंगली जीव हैं जो वन में रहते हैं उनकी सुरक्षा करना यूनिसेफ का कार्य है, या माताओं और शिशुओं में स्वास्थ्य की रक्षा करना, सी है सैनिकों की सुरक्षा करना, या डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना वही यूनिसेफ का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन हैं। ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, बी है राज्य स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय और डी है उपर्युक्त सभी। जो स्वास्थ्य शिक्षा का सरकारी संगठन है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, राज्य स्वास्थ्य विभाग है और स्थानीय निकाय यानी कि जो उस स्थान पर नज़दीकी निकाय है वह। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, या तीनों ही स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का संबंध है। जो एकीकृत बाल विकास सेवा है उस योजना का जो संबंध है वह किससे है? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, बी है पूर्व माध्यमिक शिक्षा से, सी है ए व बी दोनों यानी कि प्राथमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षा दोनों से, या पूर्व माध्यमिक शिक्षा से। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है उसका संबंध है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा वह है विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्राप्ति किस वर्ष में हुई? जो विशिष्ट पोषण कार्यक्रम रखा गया था उसकी जो प्राप्ति थी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1971 से 72 में, बी है 1970 से 71 में, सी है 2003 से 2004 में, या डी है 1991 से लेकर 1992 में विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की जो प्राप्ति हुई थी वह वर्ष 1991 से 1992 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ हुआ, यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण नीति हुई उसका कब प्रारंभ हुआ, उसको कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1993 में, बी है वर्ष 1972 में, सी है वर्ष 1973 में, डी है वर्ष 1974 में। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पोषण की शुरुआत की गई वह 1993 में की गई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ हुआ, यानी कि राष्ट्रीय पोषण नीति को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सन में घोषित किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 2014 में, बी है वर्ष 2013 में, सी है वर्ष 2015 में, और डी है वर्ष 2012 में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसको 2013 में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी, बी है 22 मार्च, सी है 7 अप्रैल, और डी है 16 जून। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो मोस्टली सबको पता होगा। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है वर्ष 1955 में, बी है वर्ष 1959 में, सी है वर्ष 1961 में, और डी है वर्ष 1970 में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1959 यानी कि 1959 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई? समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1975 को, बी है 3 अक्टूबर 1976 को, सी है 4 अक्टूबर 1988 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो समेकित बाल विकास की जो स्थापना थी वह ना तो 3 अक्टूबर 1976 को हुई थी, ना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ना 4 अक्टूबर 1988 की हुई थी। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा वह है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन है। जो प्रोटीन है वह सबसे ज़्यादा किस शाकाहारी भोजन से, शाकाहारी प्रोटीन किस भोजन से पाया जाता है? ऑप्शन ए है अनाजों से, बी है दालों से, सी है सब्जियों से, डी है दूध से। तो जो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है वह है दालों से। दाल ही प्रोटीन का सबसे मुख्य शाकाहारी स्रोत है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, दालों से ही सबसे ज़्यादा शाकाहारी प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया था कि जो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है काला चना, बंगाल चना, मटर या सोयाबीन। तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन में ही प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, मानव शरीर में वसा जमा होती है। ऑप्शन ए है वायु त्वचा में, बी है वसा ऊतक में, सी है यकृत में, डी है एपिथेलियम में। तो जो मानव शरीर में वसा जमा होती है वह कहाँ जाकर जमा होती है, तो वह वसा ऊतक में जाकर जमा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वसा ऊतक में मानव शरीर में वसा जाकर जमा होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। जो मशरूम होता है, अगर हमें किस प्रकार की बीमारी हो जाए तो उससे ठीक करने में मशरूम की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। सबसे ज़्यादा मशरूम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए किस बीमारी से ठीक करने में। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है कब्ज़, सी है उच्च रक्तचाप, डी है कैंसर। तो अगर हमें कैंसर नाम की बीमारी हो जाती है तो उसमें मशरूम जो है बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो मशरूम कैंसर नाम की बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूखे मेवे में निम्न में से क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन खनिज लवण, बी है आयरन फाइबर, सी है मैग्नीशियम, डी है उपर्युक्त सभी। जो सूखा मेवा होता है उससे प्रोटीन भी मिलती है, खनिज लवण भी मिलता है, आयरन और फाइबर भी मिलता है और मैग्नीशियम भी मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्यक्ति के मोटा होने का कारण क्या है। जो व्यक्ति अधिकता से ज़्यादा मोटा हो जाता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है विटामिन सी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगर व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वसा ही व्यक्ति के मोटा होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक मोटे व्यक्ति को कम प्रयोग करना चाहिए। क्या कम प्रयोग करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम प्रयोग करना चाहिए, वसा कम प्रयोग करना चाहिए, विटामिन या प्रोटीन कम करना चाहिए। तो अभी मैंने क्वेश्चन 42 में बताया आपको कि व्यक्ति के शरीर का मोटा होने का कारण क्या है, वसा। यानी कि वसा अगर व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति मोटा होता है। और वहीं एक मोटे व्यक्ति को क्या कम प्रयोग करना चाहिए, तो वसा ही कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वसा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो मोटा हो जाता है आदमी। अगर कम रहेगी तो वह पतला हो रहेगा, यानी कि ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा। तो मोटे व्यक्ति को वसा वाला जो भोजन है, जिस भोजन में वसा की मात्रा अधिकता होती है, उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए या उसको कम प्रयोग करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए। सो पूछ रहा है यहाँ पर, जो व्यक्ति मोटा होता है, यानी कि उसके शरीर मोटा होता है, उसको आहार में यानी कि भोजन में क्या चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए। ऑप्शन ए है फल, बी है हरी सब्जियाँ, सी है रेशेदार पदार्थ और डी है उपर्युक्त सभी। तो मोटे व्यक्ति को फल भी लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ भी लेनी चाहिए, रेशेदार पदार्थ भी लेना चाहिए, लेकिन वसा नहीं लेना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैंने बताया है आपको, मोटे व्यक्ति को आहार में वसा नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोटापा किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। जो मोटापा होता है वह किस मशीन यानी कि किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन ए है मशीन के द्वारा, बी है स्केल के द्वारा, सी है एसटी स्कोप के द्वारा, डी है कैलिपर के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी। जो मोटापा होता है वह कैलिपर के द्वारा नापा जाता है। और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन ए है सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वह है आम। आम ही विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, थायमिन है। तो थायमिन कौन सा विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1। जो थायमिन है वह कौन सा विटामिन है, तो थायमिन विटामिन B1 है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी, थायमिन क्या है, विटामिन B1 है। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है वह है साइनोकोबालामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है विटामिन B2, सी है विटामिन B6 और डी है विटामिन B12।
सो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, जो साइनोकोबालामिन है वह विटामिन B12 है। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है, यानी कि जो विटामिन दिया गया है पूछ रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन के, बी है विटामिन B12, सी है विटामिन B6 और डी है विटामिन B2। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है विटामिन B2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B2 में कोबाल्ट पाया जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपसे एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस होने ना पाए, चाहे वह फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का हो या किसी भी चैप्टर का हो। तो अगर आपने अभी तक पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो पॉलिटी की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है BA से रिलेटेड। उसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ से लेकर सारी चीज़ें बताई हैं जो राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।